पूजा जब से शादी करके ससुराल आई तब से वो देख रही थी कि उसका पति पवन अपने पिता से बहुत प्यार करता है। वही उसका जेठ पंकज सरकारी नौकरी का बहाना बनाकर घर से दूर अपना परिवार लेकर रहता। जब भी पंकज की पत्नी पवित्रा अपना स्टेटस लगाती कि वो कहीं किटी पार्टी में गई है या कहीं मॉल में शॉपिंग कर रही है, तो पूजा उसका स्टेटस देखकर जल भुन जाती और अपना सारा गुस्सा अपने बूढ़े ससुर श्यामलाल जी पर निकालती। उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती। कभी कभी तो वो अपने पति पवन को भी ताने मारने से बाज नहीं आती थी, जिसके कारण उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते। एक दिन उसका पति पवन डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। तभी श्यामलाल जी लाठी टेकते हुए आए और बोले, बहू मुझे भी थोड़ी सी चाय बना दो। ये सुन पूजा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों पिताजी, मैं कितनी बार चाय बनाती रहूं? मैंने सुबह चाय बनाई थी ना। बार बार मैं एक ही काम में लगी रहूं? मैं भी इंसान हूं, कोई मशीन नहीं जो बटन दबाते ही काम करना शुरू हो जाए। अब नाश्ते का समय हो गया है, नाश्ता करना है तो करो, नहीं तो अपने बिस्तर पर जाकर आराम करो। किसने कहा था आपको देर तक सोने के लिए? आपके जैसे बूढ़े लोग तो सुबह जल्दी उठते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन आप हैं कि आलसी की तरह पड़े रहते हैं। न जाने भगवान का भजन करने में भी आपको क्या दिक्कत है। वैसे आपको तो वहाँ रहना चाहिए जहाँ आपकी उम्र के लोग रहते हैं, ताकि उन्हें देखकर कुछ सीख सको। एक कप चाय के लिए बहू ने इतनी सारी बातें सुना दी थी। श्यामलाल जी को यकीन नहीं हो रहा था, ना ही पवन को यकीन था कि उसकी पत्नी उसके सामने ही उसके पिता को ऐसी जली कटी बातें सुनाएगी। तभी उसने कहा, पूजा अगर तुमको पापा के लिए चाय नहीं बनानी है तो एक बार में ही मना कर दो ना। इतनी सारी बातें सुनाना जरूरी है क्या? इतना कहकर वो नाश्ता बीच में ही छोड़कर उठा और अपने पिताजी के लिए चाय बनाकर ले आया। ये देखकर पूजा आग बबूला हो गई और बोली, हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी इनकी सेवा करते हुए और जिम्मेदारी निभाते हुए, और इनके बड़े बेटे बहू को तो कोई जवाबदारी नाम की चीज ही नहीं है। तभी पवन कुछ कहता, उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बजी। पवन ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने वकील साहब खड़े थे। उनके हाथ में लाल रंग की एक फाइल थी। श्यामलाल जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मैंने ही इन्हें बुलाया है, मुझे वसीयत बनवानी है। श्यामलाल जी के इस वाक्य से घर में अचानक सन्नाटा पसर गया। पूजा पीछे खड़ी स्तब्ध रह गई। तभी वकील साहब कागज निकालते हुए बोले, ये देखिए श्यामलाल जी, जैसा आपने कहा था वैसे ही मैंने कागज तैयार कर दिए हैं। कहते हुए वकील ने औपचारिकता के तौर पर उन कागजों पर जो कुछ लिखा था उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वकील वसीयत पढ़ रहे थे वैसे वैसे पूजा का पारा चढ़ता जा रहा था। उसने तुरंत कहा, बाबूजी, इतने सालों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रख रहे हैं। पवन दिन रात पसीना बहाता है और जेठ जी, उन्होंने तो कभी आपकी खोज खबर ही नहीं ली। फिर भी संपत्ति में इस तरीके का बंटवारा क्यों? दरअसल जो वसीयत थी उसको श्यामलाल जी ने अपने दोनों बेटों में बराबर बांटी थी, जो कि पूजा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। श्यामलाल जी की थकी आंखों में संकोच और बेबसी थी। उन्होंने कहा, बहू, पंकज भी तो मेरा बेटा ही है, तो फिर मैं दोनों में फर्क कैसे कर सकता हूँ? पूजा 2 कदम आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर एक हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने कहा, आपकी 2 आंखें होने के बावजूद आपको दोनों बेटों में फर्क नहीं दिखता पिताजी। तभी पवन ने पूजा का हाथ दबाया और धीरे से कहा, पूजा शांत रहो, बाबूजी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं।
पूजा के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कोई तूफान आने वाला हो, लेकिन वो कुछ और ना बोलकर रसोई में चली गई। अब वहाँ केवल वसीयत के कागजों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद वकील चला गया। श्यामलाल जी भी अपने कमरे में आराम करने चले गए। शाम को बाहर आए तो घर में शांति थी। केवल उनकी खांसी की आवाज़ कभी कभी आ रही थी। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा और आवाज़ दी, पूजा बहू, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं आया। वो शायद रसोई के काम में व्यस्त होगी। इसलिए श्यामलाल जी ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में अपने बेटे पवन को बुलाया। पवन अपने पिताजी की आवाज़ सुनते ही कमरे से बाहर आया। क्या हुआ पिताजी? श्यामलाल जी गले पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, खांसी ज़्यादा आ रही है, थोड़ी चाय मिल जाती तो खांसी में थोड़ा आराम मिलता। बस अभी लेकर आता हूँ। ये बोलकर पवन रसोई में गया। पूजा को उसके काम में व्यस्त देखकर पवन कुछ न बोलते हुए खुद ही चाय बनाने लगा। चाय बनाते हुए पवन को अपने बचपन के दिन याद आ गए। बचपन में जब बाबूजी मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाते थे और पराठे बनाते थे, तब पवन और उसका भाई पंकज दोनों ही वहीं बैठकर इंतजार करते थे कि पराठे कब बनेंगे। पंकज तो फटाफट खाकर बची हुई चाय पीकर खेलने निकल जाता था, लेकिन पवन हमेशा अपने बाबूजी के साथ में पराठे खाता और चाय पीने की जिद करता था। उसको अपने बाबूजी में ही पूरी दुनिया दिखती थी। जब वो छोटा था तभी उसकी माँ का निधन हो गया था। तब से लेकर आज तक वह अपने बाबूजी के साथ ही रहता था। पर अब वक्त बदल गया था। श्यामलाल जी का बड़ा बेटा पंकज अपनी पत्नी पवित्रा और बच्चों के साथ मुंबई में रहता, वहीं एक सरकारी नौकरी कर रहा था। लेकिन पवन गांव में ही अपने बाबूजी के साथ रहता था। उसने बिना कोई सवाल उठाए अपने बाबूजी की सेवा करने की जिम्मेदारी उठा ली थी। पर पूजा वो जिम्मेदारी निभा तो रही थी, पर एक बोझ समझकर सुबह से रात तक श्यामलाल जी का खाना, दवाइयाँ और दूसरी ज़रूरतें पूरी करते हुए उसके मन में एक अनजानी सी थकान भर आती थी। हमेशा चेहरे पर थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट और होठों पर शिकायत रहती। उसकी सेवा में प्रेम नहीं था, बल्कि एक तरफा समझौता था। वहीं दूसरी ओर श्यामलाल जी के बड़े बेटे पंकज और उसकी पत्नी पवित्रा ने श्यामलाल जी को अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया था। वहाँ अमीर लोगों की कॉलोनी में स्थित फ्लैट में श्यामलाल जी के लिए जगह नहीं थी। पंकज ने तो कहा था कि बाबूजी गांव में ही रहें, वो ठीक है, हमारे पास उनकी सेवा करने का वक्त नहीं है। श्यामलाल जी ने जब अपने बड़े बेटे की ये बात सुनी तो एक पल के लिए झटका सा लगा, लेकिन फिर उन्होंने खुद को समझा लिया कि बेटे की भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन ये बात पूजा के मन में घर कर गई। आज खाना खाने के बाद जब श्यामलाल जी ने दवाइयाँ मांगी तो पूजा ने रसोई से ही आवाज़ दी, पवन, तुम दे दो, मेरे पास वक्त नहीं है। पवन आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ये पहली बार था जब पूजा ने श्यामलाल जी को दवा देने से मना कर दिया था। पूजा का चेहरा अब दिन पर दिन बदलते जा रहा था। पहले वो नाराज होकर ही सही, लेकिन श्यामलाल जी को सही समय पर खाना, दवाइयाँ और उनके बाकी काम पूरे करती थी। लेकिन अब वो जानबूझकर उनके काम टालने लगी। कभी कभी खाना बिना पूछे सामने रख देती, तो कभी दवाइयाँ टेबल पर ही छोड़ देती। श्यामलाल जी के मन में सवाल खड़े होते थे, लेकिन फिर भी चुप रहते। पूजा के मन में अब एक बात घर कर गई थी कि सेवा हम करें और संपत्ति का बंटवारा समान हिस्सों में हो। वो मन ही मन सोचती कि ये अन्याय है, मैं कभी सहन नहीं करूँगी। पवन को भी धीरे धीरे पूजा का ये बदलाव महसूस होने लगा, पर वो सोच रहा था कि शायद पूजा पर काम का बोझ बढ़ गया है, इसीलिए वो ऐसा व्यवहार कर रही है। ये सोचकर पवन ने दूसरे ही दिन एक काम वाली बाई रख ली। वो बाई सुबह आती, घर की साफ सफाई,
कपड़े, बर्तन ये सब काम करके निकल जाती, लेकिन फिर भी पूजा के चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे इस बात से संतुष्टि मिली है। पवन ने सोचा कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। दिन गुजरते गए, पर पूजा का व्यवहार ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ गया। अब वो अपने ससुर की छोटी छोटी बातों पर भी चिढ़ने लगी थी। एक दिन चाय की घूंट लेते हुए श्यामलाल जी बोले, बहू, चाय में शक्कर नहीं है, शायद तुम शक्कर डालना भूल गई। इस पर पूजा ने जवाब दिया, शक्कर डाली नहीं है तो खुद उठकर डाल लीजिए, हर बार मेरी कमी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर पवन ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पूजा, ये तुम क्या बोल रही हो? तो पूजा गुस्से से बोली, जो सच है वही बोल रही हूँ, आपको दिखता नहीं कि मैं कितनी थक गई हूँ। पवन आगे कुछ नहीं बोला, लेकिन पवन को समझ में नहीं आ रहा था कि घर के कामों के लिए काम वाली बाई रखने के बावजूद भी पूजा के मन में नाराजगी क्यों बढ़ रही है। फिर एक दिन ऐसी खबर आई जिसने पूजा के गुस्से की आग में रॉकेट डालने का काम किया। एक दिन श्यामलाल जी के बड़े बेटे ने फ़ोन पर उन्हें बताया कि वे लोग अपने बच्चों को लेकर फॉरेन टूर पर जा रहे हैं, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। पूजा ने जब ये बात सुनी तो मानो जल भूनकर राख हो गई। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल खोला। वहाँ पंकज और पवित्रा की फ़ोटो थी, कभी समुद्र किनारे तो कभी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में हंसते हुए। कुछ फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ था कि जीवन सुंदर है। यह देखकर पूजा का चेहरा लाल हो गया। उसने फ़ोन टेबल पर पटका और बोली, देखिए, ये लोग विदेश में जाकर मज़े कर रहे हैं और मैं यहाँ आपके पिताजी की नौकरानी बनकर उनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ। पवन ने पूजा को समझाने की कोशिश की, पूजा, तुम किसी की नौकरानी नहीं हो, तुम्हें किसी ने नौकरानी कहा क्या? मुझे नहीं लगता कि वे लोग कहाँ गए और कहाँ नहीं, हमें क्या करना। पर पूजा अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मैं इतने सालों से आपके बाबूजी का बोझ संभाल रही हूँ, उनकी हर चीज़ पूरी करती हूँ। तुम ऑफिस में थकते हो, मैं यहाँ थकती हूँ, और वे लोग विदेश में घूम रहे हैं और वैश्यत में सम्मान हिस्सा लेते हैं। ये कैसा न्याय है? कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात पूजा किचन में खड़ी रही, लेकिन उसने खाना नहीं बनाया। ऑफिस से घर आने के बाद पवन ने पूछा, पूजा, बाबूजी को खाना दे दिया क्या? नहीं दिया है तो उन्हें खाना परोसो, मैं ले जाकर दे देता हूँ। मैंने खाना नहीं बनाया है, पूजा ने कहा। तो पवन हैरानी से बोला, खाना नहीं बनाया मतलब? आज इच्छा नहीं है, तुम खाना बाहर से मंगवा लो। तुम भी हद करती हो पूजा, बाबूजी बाहर का खाना कैसे खाएंगे? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना समझ में आता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा। पूजा के ऐसे बोलने पर पवन हैरान हो गया। पहले पूजा थकती भी थी, फिर भी काम कर लिया करती थी। अब मानो उसे कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था। पवन ने खुद ही किसी तरह 2 रोटियां बनाई और दूध के साथ अपने बाबूजी को खाने के लिए दे दी। बाकी खाना बाहर से ऑर्डर किया। श्यामलाल जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। शायद उन्हें अभी तक पता नहीं था कि उनकी वैश्यत ने पूजा के मन में आग लगा दी है। पवन देख रहा था क्या पूजा के चेहरे पर सिर्फ 2 तरह के भाव दिखते थे, ईर्ष्या और द्वेष। उसका गुस्सा अब काम के बोझ के कारण नहीं, बल्कि मन में बढ़ रही कटुता के कारण था। ये पवन को समझ में आ गया था। घर में शांति थी, पर उस शांति में तूफान आने को तैयार था। अब श्यामलाल जी जब कुछ खाने के लिए मांगती तो पूजा कान बंद करके बैठ जाती। जब वे अपने पोते को आवाज़ देते तो पूजा अपने बेटे को भी उनके पास जाने से मना कर देती। कभी कभी काम वाली बाई को श्यामलाल जी पर दया आ जाती, तब वो किचन से फल काटकर उन्हें दे देती। पर ऐसा करते हुए जब पूजा ने देखा तो उसने उसे भी धमकाया
कि अगर तुमने आगे से ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। उसके बाद काम वाली बाई ने भी अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। अगले दिन दोपहर में श्यामलाल जी ने अपने कमरे से आवाज़ दी, बहू कुछ खाने के लिए है तो दे दो। पूजा गुस्से में ही किचन से बाहर आई और बोली, क्या ये कुछ खाने का समय है? 10 बजे आपको दूध दिया था, फिर अब आपको क्या चाहिए? सब्जी रोटी बनाई थी, वो ख़त्म हो गई है। आपको तो खाने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं दिखता। ये घर है, कोई होटल नहीं जो आपके लिए 24 घंटे चालू रहेगा। अब चुपचाप आराम कीजिए, जो कुछ खाने को मिलेगा वो शाम को ही मिलेगा। श्यामलाल जी कुछ बोलते उससे पहले ही पूजा अपने कमरे में चली गई। उस दिन पवन ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने पूजा की सारी बातें सुन ली थी। जब तक वो अंदर आया तब तक पूजा अपने कमरे में चली गई थी। पवन का मन गुस्से से भर गया। वो पूजा के कमरे में गया जहाँ पूजा आराम से बैठकर फ़ोन देख रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। तभी पवन ने गुस्से में कहा, पूजा ये कौन सा तरीका है बाबूजी से बात करने का? वो बीमार रहते हैं और तुम उनसे इस तरह बात कर रही हो। पूजा ने फ़ोन एक तरफ रखा और बोली, और क्या करूं? मैं दिन रात उनकी सेवा में खड़ी रहूं क्या? वो ऑर्डर देते रहेंगे और मैं पूरे करती रहूंगी। हर 2 घंटे में उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझे आराम मिलना चाहिए या नहीं? मैं क्या इंसान नहीं हूँ? पवन का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? बाबूजी ने हमेशा हमारी देखभाल की है और जब उनकी देखभाल करने का समय आया तो तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। पूजा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने भी गुस्से में पलटकर कहा, देखभाल की जिम्मेदारी होगी आपकी, पर मैं जब से शादी करके इस घर में आई हूँ तब से तो वो मुझ पर ही बोझ बन रहे हैं। और ऊपर से वैसे तुम्हें पंकज को समान हिस्सा दिया है। वो विदेश में घूमकर आनंद ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर रोज़ 150 फोटो पोस्ट कर रहे हैं। क्या हमें जलाने के लिए? जब मोबाइल पर मैं उनकी फ़ोटो देखती हूँ ना तो लगता है कि मोबाइल दीवार पर फेंक दूँ। बस अब बहुत हो गया, अब कान खोलकर सुन लो। अब इस घर में या तो बाबूजी रहेंगे या मैं रहूँगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। पवन स्तब्ध खड़ा था। पूजा के ये बोल उसके हृदय को किसी खंजर की तरह लग रहे थे। वो कुछ बोलना चाहता था पर शब्द गले में ही अटक गए। इस विवाद की प्रतिध्वनि घर में फैल गई। रात का खाना किसी ने नहीं खाया। श्यामलाल जी अपनी कोठरी में शांत पड़े थे। शायद उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद श्यामलाल जी ने पवन को अपने पास बुलाया और कांपती आवाज़ में कहा, बेटा मुझे नहीं लगता कि मेरी वजह से तुम दोनों में विवाद हो, इसलिए मैं वृद्धाश्रम चला जाता हूँ। श्यामलाल जी के ये बोलते ही पवन चकित हो गया। उसने कहा, बाबूजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पर श्यामलाल जी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे यहाँ रहकर इस घर के झगड़ों को और नहीं बढ़ाना। मैं बहू पर बोझ बनकर नहीं रह सकता। तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाओ। पवन कांपती हुई आवाज़ में बोला, ठीक है पिताजी, आप कह रहे हैं तो मैं पंकज से बात करके देखता हूँ कि वो विदेश से वापस आने के बाद आपको कुछ दिन अपने पास ले जाएगा। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि मेरी वजह से कोई और परेशान हो। श्यामलाल जी अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए बोले। पवन लाचार होकर खड़ा था, परंतु श्यामलाल जी के चेहरे पर एक विचित्र प्रकार की शांति थी। तभी पूजा, जो पीछे खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी, वो धीमी आवाज़ में बोली, पवन बाबूजी सही बोल रहे हैं, तुम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आओ, इसी में सबकी भलाई है। पवन ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी पत्नी के आंखों में किसी भी तरह की थकान या पीड़ा नहीं थी, बस उसके चेहरे पर एक कठोरता फैली थी और मन में बहुत सारा उत्साह।
पवन का मन भारी हो गया था। एक तरफ जन्मदाता जिन्होंने उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा किया और एक अच्छी जिंदगी दी, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बांट ली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करना चाहिए। घर में तनाव की दीवार बहुत बढ़ गई थी। आखिरकार दोपहर को जब पवन ने अपने बाबूजी का छोटा सा बैग उठाया तो पूजा ने चुपचाप अपनी नज़र घुमा ली। बाहर सड़क पर शांति फैली थी। पवन ने फिर एक बार पूजा की ओर देखा, शायद वो कुछ बोलेगी, उसे रोकेगी, इस आशा से, लेकिन नहीं, उसकी आंखों में किसी भी प्रकार के भाव नहीं थे। ये उसके लिए किसी बोझ से मुक्ति का क्षण था। श्यामलाल जी शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर ना कोई शिकायत थी, ना द्वेष, बस एक शून्यता थी। वृद्ध आश्रम जाने के लिए वे जब कार में बैठे तब श्यामलाल जी हल्के से हंसते हुए बोले, चिंता मत करो बेटा, हर किसी को अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीने का हक है। मेरी कोई शिकायत नहीं है। पवन कुछ नहीं बोल सका। गाड़ी आगे बढ़ी। कुछ देर बाद वृद्धाश्रम के गेट के पास पहुंचते ही पवन का धैर्य टूटने लगा। गाड़ी रोककर वो कुछ देर वैसे ही बैठा रहा तो श्यामलाल जी ने कहा, चलो बेटा, देर मत करो। पवन की आंखों में पानी आ गया, पर उसने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। वो गाड़ी से नीचे उतरा, बैग उठाया और अपने बाबूजी के साथ अंदर गया। पवन ने सभी कागजातों की औपचारिकताएं पूरी की और वहां से निकलने से पहले अपने बाबूजी के पैरों को छूकर उन्हें नमस्कार किया। खुश रहो बेटा, श्यामलाल जी ने आशीर्वाद दिया। परंतु पवन की आवाज़ गले में ही अटक गई। वो कुछ न बोलते हुए तुरंत पीछे मुड़ा और वहां से निकलकर बाहर आकर अपनी गाड़ी में जा बैठा। उसने अपना सर सीट से टिका लिया और जोर जोर से रोने लगा। बहुत देर बाद उसने अपनी गाड़ी चालू की। घर पहुंचा तो दरवाजे पर पूजा खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्का सा आनंद दिख रहा था। छोड़ आई, उसने बिल्कुल धीमी आवाज में पूछा, लेकिन पवन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वो सीधा अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेट गया। छत की ओर देखते हुए उसके मन में एक बेचैनी सी थी। अगले दिन रविवार था। पूजा आज बहुत जल्दी नहीं उठी थी। उसके लिए यह सुबह बहुत ही आनंददायक थी, क्योंकि हर रविवार की तरह उसे अपने ससुर को जल्दी चाय बनाकर नहीं देनी थी। आज घर में खांसी की आवाज़ नहीं थी। आज पूजा अलग ही तरह की खुशी महसूस कर रही थी। इधर पवन ने पूरी रात करवटें बदलकर काटी थी। सुबह उठने के बाद वो किसी को कुछ न बताते हुए चुपचाप घर से बाहर निकल गया। बहुत देर तक सड़क किनारे खड़ा रहा, परंतु उसका मन बहुत भारी हो गया था। उसने सोचा, क्यों ना अपने दोस्त के घर जाया जाए। सुनील उसका बचपन का दोस्त था, जिसके साथ वो अपना सारा सुख दुख साझा करके मन हल्का किया करता था। परंतु पवन जब उसके घर के दरवाजे के बाहर पहुंचा तो अंदर से तेज तेज आवाज़ आ रही थी। उन आवाज़ों से पवन के पैर वहीं रुक गए। आपको तो बस मेरी गलती दिखाई देती है। आपके बाबूजी तो कभी गलती करते ही नहीं। सुनील की पत्नी सुमन के चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उतने में ही सुनील की आवाज़ आई, सुमन, तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? रहने दीजिए, मुझे सब समझ में आता है। अब या तो आप अपने बाबूजी को गांव छोड़कर आइए, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। और अगर मायके चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर पड़े रहना उम्र भर अपने बाबूजी के साथ। ये सुन सुनील की आवाज़ बढ़ गई, तुम होश में तो हो? तुम्हारा दिमाग ठीक जगह पर है कि नहीं? सुमन ने ऊंची आवाज़ में कहा, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, परंतु आपका नहीं है। बाहर खड़ा पवन ये सब बातें कान लगाकर सुन रहा था। तभी सुनील चिल्लाया, बोलते समय थोड़ा सोच तो लिया करो। मैं मानता हूँ कि तुम्हें पिताजी की वजह से थोड़ी परेशानी होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना
कि मैं इस उम्र में अपने बाबूजी को अकेला छोड़ दूं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमें अच्छी ज़िंदगी देने के लिए खर्च कर दी, और अब जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तब मैं उन्हें अकेला छोड़ दूं। देखो सुमन, तुम अपनी नज़र से विचार करो, बाबूजी की जगह खुद को रख कर देखो। कल अपने बेटे की शादी होगी, हम भी बूढ़े होंगे, तब अपना बेटा भी हमें ऐसे ही बाहर निकाल दे तो फिर हम क्या करेंगे। सुनील के इतना बोलते ही सुमन अचानक शांत हो गई। तभी सुनील उसे प्यार से समझाते हुए बोला, देखो सुमन, आज जो हम करेंगे कल वैसा ही हमारे साथ होगा। बाबूजी हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। सुनील के ये बोलते ही घर में शांति पसर गई। पवन बाहर खड़ा होकर इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। सुनील की समझदारी, उसका धैर्य और उसका अपने बाबूजी के प्रति प्रेम, ये सब देखकर पवन को धक्का सा लगा। इसलिए वो कुछ ना बोलते हुए वहाँ से अपने घर की ओर निकल गया। रास्ते में उसके मन में विचारों का तूफान उठ रहा था कि सुनील ने कितनी अच्छी तरह से बात को संभाल लिया। क्या मैं इस तरह से अपना घर नहीं संभाल सकता था? क्या मैं पूजा को शांति से नहीं समझा सकता था? मैं अपने बाबूजी को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार कैसे हो गया? हर कदम के साथ अपराध की भावना उसके मन में गहरी होती जा रही थी। शाम को पवन घर आया और सोफे पर बैठ गया, पर अब भी वो विचारों में ही डूबा हुआ था। उतने में ही वहाँ पूजा आई और उसके चेहरे पर उदासी देखकर बोली, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? पवन ने कुछ नहीं कहा, पर पूजा समझ गई। वो व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, आप अभी भी बाबूजी का विचार कर रहे हैं ना? आपको अभी कोई दूसरा काम नहीं है क्या? आप उन्हें वापस लाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? यह सुनकर पवन का संयम टूट गया। फिर वो पूजा की ओर देखते हुए बोला, पूजा, वो बाबूजी हैं मेरे, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। यह सुनते ही पूजा कुछ क्षण के लिए शांत रही, फिर बात को बदलते हुए बड़े उत्साह से बोली, सुनिए जी, कुछ दिनों के लिए हम भी कहीं बाहर घूम आते हैं, हमारा बेटा भी खुश होगा। वैसे भी कितने सालों से हम कहीं बाहर नहीं गए, आपके बाबूजी की वजह से ही हम कहीं बाहर नहीं जा पाए थे। हमेशा उनकी दवाइयाँ, उनकी ज़रूरतें, उनकी देखभाल, यही सब करना पड़ता था, पर अब खुले मन से जिंदगी जीने का मौका मिला है। यह सुनकर पवन पूजा की ओर गुस्से से देखने लगा, फिर गहरी सांस लेकर कुछ ना बोलते हुए उठकर अपने कमरे में जाने लगा। तो पूजा ने कहा, अरे आपने सुबह से खाना नहीं खाया है, खाना तो खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। इतना बोलकर पवन अंदर चला गया। अगले दिन शाम को पवन ऑफिस से घर आया तो उसके हाथ में तलाक के कागज़ थे। यह देखकर पूजा एकदम से टूट गई। उसने रोते हुए तुरंत अपने मायके फ़ोन किया, भैया तुम कहाँ हो? अभी के अभी मेरे पास आओ। उसके भाई रोहन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? भैया तुम जल्दी आओ, उसके बाद ही बताती हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। करीब आधे घंटे में पूजा का भाई रोहन घर पहुँचा तो उसने देखा कि पवन भी वहीं बैठा था और पूजा जोर जोर से रो रही थी। उसका 5 साल का बेटा भी उसकी गोद में बैठकर रो रहा था। क्या हुआ जीजा जी, ऐसा क्या हो गया? रोहन ने पवन से पूछा, पर पवन कुछ नहीं बोला। तो पूजा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, देखो भैया, तलाक के कागज़ तैयार करके लाए हैं, इन्हें मुझसे तलाक चाहिए। ये सुनते ही रोहन हैरान हो गया। एक पल तो उसे लगा कि पूजा मजाक कर रही है, पर उसके आंखों के आंसू तो झूठ नहीं हो सकते थे। वो धीरे से पवन के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जीजा जी, कोई तकलीफ थी तो एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए थी, परंतु एक झटके में तलाक, इतना बड़ा फैसला लेना सही बात है क्या? ये सही नहीं है। इतना सुनते ही पवन का सब्र टूट गया।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गहरी सांस ली और रोते हुए बोला, मैंने अपने 70 साल के बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ दिया, सिर्फ आपकी बहन की वजह से। जब मैं 4 साल का था तब माँ गुजर गई थी। बाबूजी ने दूसरी शादी नहीं की ताकि हमें सौतेली माँ ना मिले। अकेले हमें पाला, घर की और बाहर की दोनों जिम्मेदारी अकेले संभाली। मुझे याद है जब मैं छोटा था, बाबूजी की उंगली पकड़कर चलता था। उनका मेरे साथ होना ही मेरी सुरक्षा था। और आज जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैंने उन्हें पराया कर दिया। मुझे शर्म आती है खुद पर। आज 3 दिन हो गए पर मेरे बाबूजी का वो चेहरा मेरी आंखों के सामने से दूर नहीं जा रहा। इतना सुनते ही रोहन ने गुस्से में अपनी बहन पूजा की ओर देखा, परंतु अब पूजा की आंखों में भी अपनी गलती का एहसास था। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। तभी पवन ने फिर से कहा, इसलिए मैंने तलाक देने का विचार किया है। अब तुम मज़े से रहो, मज़े से घूमो। बाबूजी की जिम्मेदारी का बोझ पहले ही तुम्हारे सर से उतर गया है। अब मैं भी अपनी जिम्मेदारी से तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। परंतु तुम चिंता मत करो, मेरी सारी संपत्ति तुम्हारे पास रहेगी। मैं सब कुछ छोड़कर अपने बाबूजी के साथ वृद्धाश्रम में ही रहूँगा, ताकि कम से कम मेरे मन को शांति तो मिलेगी कि बाबूजी के आखिरी दिनों में मैं उनके साथ रहा। और वैसे भी 2 बेटों के होने के बावजूद भी आज मेरे पिताजी को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है, तो कल को मुझे भी बुढ़ापे में वहीं जाना होगा। इसलिए अभी से चला जाता हूँ। तभी पूजा के भाई रोहन ने कहा, पूजा, तुम्हें देखकर मुझे भी कुछ प्रेरणा मिली है। अब मैं भी अपने बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़कर आऊँगा। इतना सुनते ही पूजा हैरान होकर रोहन की ओर देखने लगी। ये तुम क्या बोल रहे हो भैया? मैं सही बोल रहा हूँ पूजा। अब अपने बाबूजी भी बूढ़े हो रहे हैं, किसी भी समय पर खांसते रहते हैं, कभी उन्हें बुखार आ जाता है। मुझसे मुमकिन नहीं है उन्हें लगातार डॉक्टर के पास लेकर जाना और फिजूल में खर्च करना। इन सब चीज़ों से मैं भी परेशान हो गया हूँ। अब तुम्हारी तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी आसान और सरल बना लेता हूँ। ये सुनकर पूजा रोते हुए बोली, नहीं भैया, ऐसा मत करो, मुझे और शर्मिंदा मत करो। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्यों? जब तुमने अपने ससुर के साथ ऐसा किया तब तुम गलत नहीं थी क्या? उन्हें खुद के घर से बाहर निकालते समय तुम्हारा दिल नहीं पसीजा क्या? उनके आंखों में देखकर तुम्हारे हृदय को दया नहीं आई क्या? पूजा वहीं ज़मीन पर बैठ गई। मुझे माफ़ कर दो भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने सिर्फ खुद का विचार किया, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो पवन। पूजा जितना बोल रही थी उससे ज़्यादा वो रो रही थी। पवन ने उसकी ओर देखा, तब उसका चेहरा आत्मग्लानि से भरा हुआ था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। तभी रोहन ने कहा, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो चलो हम सब मिलकर बाबूजी को वृद्धाश्रम से वापस घर लेकर आते हैं। पूजा ने घड़ी में देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। चलो जीजा जी, अभी के अभी वृद्धाश्रम चलते हैं, अब देर करने में कोई फ़ायदा नहीं। कुछ देर में वो सब वृद्धाश्रम जाने के लिए निकल गए। करीब 1 घंटे बाद वहाँ पहुँचे तो पवन का हृदय काँप उठा, क्योंकि उसमें अपने पिताजी का सामना करने का साहस नहीं था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे अंदर गया। तभी वृद्धाश्रम का एक कर्मचारी सामने आया तो पवन ने कहा, मैं श्यामलाल जी का बेटा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो कर्मचारी ने कहा, हाँ जी, वो बरामदे में बैठे हैं। जब वहाँ पहुँचे तो एक बुजुर्ग श्यामलाल जी से कह रहा था, श्यामलाल, मेरा तो कोई बेटा नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। लेकिन तुम्हारे 2 बेटे हैं, फिर भी तुम्हें वृद्धाश्रम में रहने के लिए आना पड़ा। ऐसे निर्दयी बेटे बहू से तो अच्छा है बेटा ही ना हो। उसकी बात सुनकर पीछे खड़ी पूजा को बहुत दुख हुआ।
अब उसकी आंखों में अपराध बोध की भावना थी। तभी श्यामलाल जी ने कहा, नहीं भाई, मेरी बहू ऐसी नहीं है, बस वो थोड़ी नादान है, परंतु बुरी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है एक न एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वो वापस जरूर आएंगे। श्यामलाल जी के मुंह से ये सुनते ही पूजा हैरान हो गई कि उसके ससुर अब भी उसको गलत नहीं कह रहे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत आगे बढ़ी और श्यामलाल जी के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं कितनी स्वार्थी थी, मैंने अपने सुख के सामने आपका दुख नहीं देखा। मुझे माफ़ कर दीजिए। पूजा की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। तभी पवन भी अपने आंसू रोक नहीं पाया और वो भी अपने पिताजी के पास बैठ गया और बोला, पिताजी, मैं भी दोषी हूँ। मैं अपनी पत्नी की जिद के आगे झुक गया था और आपका अपमान किया। अब मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। रोहन भी अब श्यामलाल जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसने कहा, अंकल जी, आज से पूजा आपकी बहू नहीं बल्कि आपकी बेटी बनकर रहेगी। मैं आपको ये वचन देता हूँ। उतने में ही पूजा बोली, बाबूजी, आप घर चलिए, आपके बिना घर अधूरा है। श्यामलाल जी की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने बेटे बहू के सिर पर हाथ रखा और दोनों को गले से लगा लिया। यह दृश्य देखकर वहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों की आंखें भर आई। तभी पवन ने वृद्धाश्रम के मैनेजर से कहा, सर, मुझे फिर से मेरे बाबूजी को घर ले जाना है। तो मैनेजर ने पवन की ओर देखा और मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाकर पवन को सहमति दी। तभी बाहर आकर रोहन ने अपनी बहन पूजा से कहा, पूजा, हमारी वजह से अगर माँ बाप की आंखों में पानी आया तो उन आंसुओं का मोल हमें जिंदगी भर चुकाना पड़ता है। अगर माँ बाप दुखी हैं तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारी जिंदगी में कभी सुख शांति नहीं आएगी। सुख शांति केवल माँ बाप की छत्र छाया में ही मिलता है। यह सुनकर पूजा ने रोते हुए कहा, भैया, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज के बाद मेरी वजह से तुम्हारा सर कभी शर्म से नहीं झुकेगा। अब मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगी। अब पूजा की आवाज़ में एक संकल्प था, अपने पूरे परिवार को हमेशा एक साथ जोड़कर रखने का संकल्प। उतने में ही पवन और श्यामलाल जी ऑफिस से बाहर आए। आज श्यामलाल जी के चेहरे पर चमक और आंखों में खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।